हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्निंग लोशन। लेट्स मेक इट इजी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे और ये सभी एमसीक्यू आपके फ्रिक्शन चैप्टर बोले तो यूनिट 3 से लिया गया है। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेटिव पूछे गए। सेमेस्टर एग्जाम में अधिकतर प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से आते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो ये रहा आपके फ्रिक्शन का सिलेबस। माफ़ कीजिएगा, ये आपका यूनिट 3 है। गलती से यहाँ पे मैंने यूनिट 2 लिख दिया, बट फ्रिक्शन आपका यूनिट 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 1 और 2 का किया हुआ है। तो ये आपका सिलेबस हो जाता है और ये सिलेबस आपके एसबीटीई के अकॉर्डिंग है, तो आप इसे मैच कर सकते हैं टू द आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हम लोग चलते हैं अपने स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज। यानी आपको बताना है स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन का रेशियो हम लोगों का क्या होता है। रेशियो बोले तो भाग देना, पहले यानी ऊपर आप स्टैटिक फ्रिक्शन को लिखे डिवाइडेड बाय डायनेमिक फ्रिक्शन। तो आपको पता होना चाहिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा सभी फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन हम लोगों का स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है। उसके बाद ही हम लोगों का कोई भी फ्रिक्शन आता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। यानी अब बोले तो नीचे वाला कोई भी फ्रिक्शन आएगा वो कम होगा। तो जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो हमेशा क्या आएगा, मोर देन 1 आएगा। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यदि अभी आपको नहीं समझ में आया तो मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन 5 है, तो 5 से छोटा हम लोगों का क्या हो जाएगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा। तो यदि आप लोग इसे भाग दीजिएगा तो हमेशा 1 पॉइंट ही कुछ आएगा। यानी बोले तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा हम लोगों का क्या होगा, मोर देन 1 हो जाएगा जब हम लोग उसका रेशियो को देखेंगे। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझोगे। यदि पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर यदि दोस्तों आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें। वहाँ पे इसके सभी पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल है। सेकंड प्रश्न आपसे पूछा गया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपको बताना है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कितना गुना होता है, मैक्सिमम होता है या फिर मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, या फिर दोनों हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको पहले जानना होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन आखिर ये चीज़ ही है क्या और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है क्या, तभी हम इन दोनों का कंपैरिजन कर पाएंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन देखिए, मैं आपको समझाना चाहूँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन वैसा फ्रिक्शन है कि जिसके बाद यदि आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाइएगा तो बॉडी आप लोग का मूव करने लगेगा। मान लीजिए आप पानी को, बोतल को या फिर किसी भी ब्लॉक को काफ़ी तेज़ी से दम लगा रहे हैं, ताकत लगाया जा रहा है, बट वो मूव नहीं कर रहा। बट जैसे ही आप हल्का सा और फोर्स लगाइएगा वो मूव करने लगेगा। तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम लोग कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि इस फ्रिक्शन के बाद अभी हमारा बॉडी मूव करने लगा, मतलब एकदम मैक्सिमम स्टैटिक्स फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसका डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। और बात करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब हम लोग कहेंगे जब स्टैटिक फ्रिक्शन से वो ज़्यादा हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रुक नहीं पाएगा, अब वो बॉडी हम लोग का मूव करने लगेगा। बोले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर देगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से आगे चला जाएगा। बॉडी उस समय हम लोगों का स्लाइड करने लगेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगेगा। तो अब हम लोग कमिंग टू द अपने प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न ने बोला था लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हम लोगों का क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हम लोग का स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हम लोग का ज़्यादा होता है, बोले तो मैक्सिमम होता है। तभी तो ये जो हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखे हैं, ये ग्राफ में देखिए रुका हुआ है, यानी कि एकदम लिमिटिंग फ्रिक्शन रोक के कब रखिए, जब आपके पास ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहिएगा, तभी तो आप रोक के रखिएगा ना। और उसके बाद हम लोग का बॉडी मूव करने लगा, स्लाइड करने लगा, यानी फ्रिक्शन हम लोग का कम हो गया। यानी बोले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया, द टाइप ऑफ फ्रिक्शन डैट अकर, मतलब आपको फ्रिक्शन का टाइप बताना है जो अकर होता है, उत्पन्न होता है व्हेन टू सरफेस आर नॉट मूविंग, जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे के अपेक्षा वो मूव नहीं कर रहे होते, तब जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है वैसे फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहेंगे। यह क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपने सभी ने गलत ही आंसर दिए थे। तो देखिए यहाँ पे बोला बॉडी आपका क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, नॉट रिलेटिव इन मूविंग, यानी वो बॉडी हम लोग का मूविंग में नहीं है। तो मूविंग में नहीं है तो हम लोग का स्टैटिक्स मतलब बोले तो स्थिर है, रुका हुआ में वो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में पर यहाँ पे नॉट लिख दिया था ना, तो आप लोग को ध्यान देना होगा। बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में है तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 में देखिए आपसे पूछा गया दी एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एसआई यूनिट बताना है। तो आप लोग यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसका कोई भी एसआई यूनिट हम लोग का नहीं होता है, तो ये हम लोग का यूनिट लेस होता है। हम लोग आगे समझेंगे भी कि किस तरीके से यूनिट लेस होता है और कुछ न्यूमेरिकल को भी करेंगे जो कि आपके 4 नंबर और एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। फिलहाल चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए न्यूमेरिकल ही है। दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको यहाँ पे दिया गया और आपसे पूछ क्या रहा है, दी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर आप लोग का क्या होता है, तो म्यू बराबर हम लोग का हो जाता है tan थीटा, और ये जो थीटा जो आप देख रहे हैं ना यही हम लोग का एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है। तो ऐसे थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर हम लोगों का हो जाएगा tan इनवर्स, हम लोगों का क्या हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। अब आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसका मान डालिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या लिखिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप लोग को लिखना होगा, यहाँ पे मैं एक बार इस साइड लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स और म्यू का मान कितना दिया गया है 0.577। आप जब म्यू का मान डालिए हो तो आपको यहाँ पे आंसर निकल के आए। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाए बोले तो 30 डिग्री आएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप लोग बाय कर लीजिए। अभी एग्जाम में कुछ टाइम है आपके, बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के आप लोग एग्जाम में नहीं जाइएगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। बहुत न्यूमेरिकल रहते हैं, आप लोग सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेना है। और यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है बाई करने में तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कौन से कंपनी का लेना और कितने प्राइस में आपका कैलकुलेटर आ जाएगा और कहाँ से आपको चीप दाम में मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को पीडीएफ में पढ़ने में बाद में आसानी हो। तो इसे आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज ट्रू रिगार्डिंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए गए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना इसमें से कौन सा रिलेशन हम लोग का सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड बोले तो उसकी क्षमता, उसकी ताकत को बता रहा है, मतलब उसके आगे जो वैल्यू है, मतलब इसमें कौन ज़्यादा कौन बड़ा कौन छोटा हम लोग को यह बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फिर रोलिंग, फिर स्टैटिक्स। तो बिल्कुल गलत है, सबसे ज़्यादा हम लोग का स्टैटिक्स होता है, यानी ऑप्शन बी या सी सही हो सकता है। तो चलिए हम लोग बी और सी को पढ़ते हैं। बोला स्टैटिक्स ज़्यादा है, फिर स्लाइडिंग ज़्यादा है, उसके बाद रोलिंग। बिल्कुल सही बोला, सबसे ज़्यादा हम लोग का स्टैटिक्स होता है, फिर हम लोग का स्लाइडिंग, तब आता है सबसे कम हम लोग का फ्रिक्शन रोलिंग में होता है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर। यहाँ पे उसका फिगर दिखाया गया ताकि आप इजीली उसे समझ सके। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड दी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और आपके एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा रिलेटेड है किस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला पे अभी पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया कि म्यू बराबर हम लोगों का tan थीटा होता है, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। अब प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है दी फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द ऑफ फोर्सेस इन कांटेक्ट। मतलब फ्रिक्शन फोर्स किस पे आप लोग का डिपेंड करता है, नेचर पे या फिर एरिया पे या फिर बोथ नेचर और एरिया दोनों पे डिपेंड करता है, या फिर डी। यह क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ, आप इसमें गांठ बांध के ध्यान रख लीजिए कि हम लोग का डिपेंड नेचर पे करता है, एरिया टिक मत करिएगा, नेचर ही टिक करना चाहे। प्रश्न किसी भी तरीके से आपसे घुमा करके पूछा गया, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हम लोग का नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि एरिया पे। न बोथ मारने की भी गलती आप लोग मत कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट, मतलब फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स है जो क्या करता है अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब दो सतहों के बीच सापेक्ष गति को विरोध करता है। तो हाँ, जो फ्रिक्शन होता है हम लोग को अपोज ही करता है। जैसे आप चलते होंगे तो फ्रिक्शन आता है, घर्षण, आप धक्का दे के धरती को आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज़ को फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज ही करता है। तो बोले तो करेक्ट आंसर जो हम लोगों का हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि दो सतहों के बीच वो अपोज यानी रोकने का काम करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग बिकॉज, मतलब फ्रिक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में, किस कारण से इंपॉर्टेंट है आपको यह बताना था, किस कारण से इंपॉर्टेंट है। तो पहला कार्य है हेल्पिंग इन ब्रेकिंग एंड स्टॉपिंग व्हीकल, यानी व्हीकल को आपको रोकने के काम में आता है। तो जी हाँ जरूर, बिना अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप अपने व्हीकल को, बोले तो वाहन को, गाड़ी को रोक ही नहीं पाइएगा। ऑप्शन भी क्या कर रहा है प्रोवाइडेड ट्रैक्शन ऑफ
ट्रैक्शन फॉर टायर एंड अदर मूविंग, मतलब कोई मूविंग है या फिर गाड़ी का चक्का चल रहा है, टायर चल रहा है, तो उसके बीच में एक ट्रैक्शन लाता है, मतलब एक तरीके से खींच के रखता है, पकड़ के रखता है। तो ऑप्शन बी जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन नहीं रहता तो एक दूसरे से पकड़ के रखता ही नहीं। फिर ऑप्शन सी कह रहा है अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ पावर बिटवीन मूविंग पार्ट, मूविंग पार्ट के बीच हम लोग का पावर ट्रांसमिशन में भी फ्रिक्शन काम आता है। हाँ, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह हम लोग का पावर भी ट्रांसमिट होता है। जाहिर सी बात है पावर लॉस होता है, लेकिन उसी के कारण हम लोग का ट्रांसमिट भी होता है। तो ऑप्शन सी हम लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव, यानी तीनों ऑप्शन हमारा सही है, तो हम लोगों का आंसर नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिएगा आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था राइट डाउन द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, तो यही सब आपके काम में है। कुछ एमसीक्यू प्रश्न है जो 4 नंबर में भी बन जाते हैं। आगे इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग और भी देखेंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा एंड एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा एंड एंगल ऑफ रिपोज अल्फा में आपका क्या संबंध है, ये हम लोगों को बताना है फ्रेंड्स। यह प्रश्न आपके 4 नंबर में कई बार पूछा गया। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखिएगा तो वहाँ देख लीजिएगा, यह प्रश्न आपके 4 नंबर में भी है और एमसीक्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। 4 नंबर में आपको प्रूफ करने के लिए आएगा कि किस तरीके से थीटा अल्फा के इक्वल आता है। अभी हम लोग जानते हैं क्या होगा, अल्फा इक्वल टू थीटा होगा, लेकिन कैसे होगा अभी हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज जो अल्फा एक दूसरे के इक्वल कैसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक फिगर देख रहे होंगे, फिगर में देख रहे होंगे कि आपका यह एक हॉरिजॉन्टल हम लोग का प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक हम लोगों का बॉडी रखा हुआ है जो कि हम लोग का क्या है, रेस्ट कंडीशन में विरामा में है। अभी वो हम लोग का मूव नहीं कर रहा है। कोई भी बॉडी जब यहाँ पे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, धरती अब नीचे की ओर खींचेगी तो वो फोर्स हम लोग का क्या लगता है, वो फोर्स हम लोग का mg लगता है। ओके, आई होप कि आप इसे ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और ठीक इसके अपोजिट जब आप लोग पढ़े होंगे तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। यहाँ पे हम लोग का mg नीचे की ओर टान रहा है, तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपको ऊपर नॉर्मल रिएक्शन r लगेगा, जो कि r आपको यहाँ पे दिखाया गया। फिर देखिएगा अब हम लोग का बॉडी जो है हम लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी हम लोग का इधर मूव करना चाह रहा है, पी फोर्स जो लग रहा है, बॉडी इधर भागना चाह रहा है। यानी इधर जब बॉडी मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इसका अपोजिट लगता है। हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो इधर हम लोग का फ्रिक्शन एफ लग रहा है। आई होप कि आप समझे होंगे। अब आप बोलिएगा कि ये सी हम लोगों का क्या है, तो सी जो ये हम लोग देख रहे हैं ना, ये हम लोग क्या है, रिजल्टेंट है। यहाँ पे ऊपर जो नॉर्मल लग रहा था और ये फ्रिक्शन, नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो हम लोग का रिजल्टेंट है, यही हम लोगों का सी है। और ये रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल थीटा है, इसे ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब यहीं पे हम लोग को एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में पूछा गया था ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल हम लोग का ये हो गया ए, ये हो गया ओ और सी। ए ओ सी में अब लोग हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे टैन थीटा। टैन थीटा यहाँ पे लगाइएगा तो क्या होता है, टैन थीटा पी बाई बी। पी बोले तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए सी। और ए सी का मान दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा एफ हम लोगों का है, तो इतना दूर एफ है, यानी इतना दूर भी हम लोगों का एफ होगा, यानी ए सी का मान हम लोग को एफ आ गया। आई होप कि अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब देखिए टैन थीटा हम लोग का हो जाता है पी बाई बी, बोले तो ए सी हो गया। अब बी बेस हम लोगों का क्या होगा, तो बेस हम लोगों का यही ना इतना दूर, यानी बोले तो ए ओ। ए ओ बोले तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आर। ये पूरा हम लोगों का क्या है, रिजल्टेंट, यानी हम लोग का आर हो गया। अब आप लोग फ्रिक्शन में पढ़े होंगे कि एफ बाई आर, यानी कि फोर्स बटा नॉर्मल का मान हम लोग का क्या होता है, म्यू होता है, यानी म्यू हो गया। अभी हम लोग का यहाँ पे क्या आती है, यानी टैन थीटा इक्वल टू हम लोग का कितना हो गया, म्यू। आई होप कि यह आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। यदि कोई डाउट है इसमें तो कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर बताएंगे, या फिर नेक्स्ट कोई छोटी सी वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देंगे ग्रुप में, या फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। कोई भी बॉडी रहता है उसमें नीचे हम लोग का mg लगता है, किस लिए, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। और ठीक उसके अपोजिट हम लोग का क्या लगेगा, नॉर्मल। और इधर हम लोग का फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि बॉडी हम लोग का इधर मूव करना चाह रहा है। और इन दोनों के बीच का हम लोग का जो रिजल्टेंट है वो हम लोग का सी है, और इसके बीच का एंगल थीटा है, जिसे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे हैं। और यहाँ से हम लोगों ने टैन थीटा लगा, और टैन थीटा लगाने के बाद म्यू इक्वल टू टैन थीटा। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या किए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग निकाल लिए थीटा बराबर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज में देखिएगा, यह जो होता है हम लोगों का इंक्लाइंड प्लेन में लगता है। इंक्लाइंड प्लेन में कैसे, तो ये हम लोग का एक हम लोग का इंक्लाइंड प्लेन है, और इस पर हम लोग का ये एक बॉडी है। थोड़ा हम लोग ब्लैक स्क्रीन पर चलते ताकि ईजिली समझ में आ सके।
यह हम लोगों का देखिए क्या हो जाता है, यह हम लोग का एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया और इस पर हम लोगों का बॉडी रखा हो। यह बॉडी अभी मूव नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा भी इस पर यदि एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो यह बॉडी हम लोगों का मूव करने लगे। ये हम लोग का वेट है, तो इस बॉडी का कुछ वेट होगा जिसके कारण नीचे ये mg फोर्स लगा रहा होगा और ऊपर एक लगेगा जो कि इसके प्लेन के डायरेक्ट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो ये हम लोग का नॉर्मल रहता है, यानी हम लोग का n हो गया यह, या फिर इसे हम लोग r भी बोल सकते हैं। और ठीक इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इसके नीचे भी तो हम लोग का एक फोर्स लगेगा, ठीक है जरूर लगेगा। और बॉडी हम लोगों का मान लीजिए इस साइड हम लोगों का मूव करने वाला है, यानी बॉडी हम लोग का इधर आने वाला है तो ये मूव करने वाला है, तो इधर हम लोग का क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, एफ लगेगा फ्रिक्शन, और बॉडी इधर फोर्स के कारण मूव करने वाला। और ये हमारा जो एंगल है ये हमारा अल्फा हो जाता है, बोले तो एंगल ऑफ रिपोज। तो ये जो एंगल आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जस्ट ये इक्वल हो जाता है हम लोग को यहाँ के एंगल के। अब हम लोग mg का कंपोनेंट तोड़ेंगे। mg का कंपोनेंट क्या टूटेगा, तो mg का एक कंपोनेंट यह टूटेगा और एक कंपोनेंट यह टूटेगा। तो इस कंपोनेंट का क्या नाम होगा, mg कॉस अल्फा हो जाएगा, यानी बोले तो ये नॉर्मल का मान क्या हो जाएगा, mg कॉस अल्फा। और एक यहाँ टूट रहा है हम लोगों का, तो यह हम लोगों का क्या हो जाएगा, यह हम लोगों का mg साइन अल्फा हो जाएगा। आई होप कि इसे अच्छे से समझेंगे। जिसके साथ अल्फा लगा हुआ रहता है वहाँ पे हम लोग का कॉस चल जाता है, और जिसके साथ अल्फा नहीं लगा हुआ है वहाँ पे हम लोग का साइन आ जाता है। फिगर में आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको यही दिखाया गया है। फिगर में आप लोग यदि गौर से देख रहे होंगे तो फिगर भी आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखिएगा mg कॉस अल्फा, यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा था इसलिए mg कॉस अल्फा हो गया, और इधर हम लोग का mg साइन अल्फा हो गया। कैसे हुआ, तो इसका हम लोगों ने कंपोनेंट तोड़ दिया और ऊपर हम लोग का नॉर्मल लग रहा है और इधर हम लोग का फ्रिक्शन लग रहा है। आई होप कि आप इसे इजीली समझेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एफ बराबर हम लोगों का क्या है, तो एफ बराबर हम लोग का mg साइन अल्फा, एफ हम लोग का यही है ना, इसको बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, mg साइन अल्फा। और आर, आर हम लोगों का क्या है, बोले तो एन जो ऊपर लग रहा है वही हम लोग का आर हो जाता है, तो आर हम लोग का mg कॉस अल्फा। यदि हम लोग इक्वेशन 1, यह मान लीजिए इक्वेशन 1 हो जाता है और यह हम लोग का इक्वेशन 2 होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का एफ बाई आर हो जाएगा और mg से mg हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, और साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा हम लोगों का क्या हो जाएगा, टैन अल्फा हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं एफ बाई आर बराबर क्या होता है, म्यू हो जाता है, यानी म्यू बराबर टैन अल्फा हो जाता है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि म्यू बराबर हम लोगों का टैन थीटा भी होता है और म्यू बराबर टैन अल्फा भी होता है। अभी हम लोगों ने प्रीवियस पेज में देखा था म्यू बराबर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, म्यू बराबर यहाँ पे टैन थीटा है, और अभी हम लोगों ने निकाला म्यू बराबर टैन अल्फा है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टैन से टैन कट जाएगा और हम लोगों का क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। आई होप कि आप इसे समझे होंगे, नहीं समझे तो थोड़ा रिमाइंड कीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यदि कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह प्रश्न अभी भी हमें समझ में नहीं आया। ये 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर रहता है या फिर ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर, या फिर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर ऑलवेज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ जो बोले तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वो ये बताता है कि आपको बॉडी को मूव करने में, यानी यहाँ से यहाँ इसको घुमाने में, घसकाने में आपको जितना ताकत लगेगा उसको बताता है। तो ये ताकत जो हम लोग का क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर रहता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का आप लोग डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। ये क्या बताता है कि कितना फोर्स आपको लगेगा एक बॉडी को, उसके सापेक्ष जो घर्षण होता है ना, उस घर्षण को बताता है, यानी कितना उसमें फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, वो फ्रिक्शन को मेजर करता है हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यह बताता है मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन टू सरफेस, यानी इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, यह बताता है हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू म्यू एन। इसे आप याद रख लीजिएगा, इसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं एमसीक्यू के लिए। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कूलम्ब लॉ ऑफ फ्रिक्शन कैन बी अप्लाइड टू, मतलब कूलम्ब लॉ ऑफ फ्रिक्शन आपका कहाँ अप्लाइड होता है, तो ये हम लोग का ड्राई फ्रिक्शन में लगता है या फिर सॉलिड बॉडीज में लगेगा, ड्राई में लगेगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग लुब्रिकेंट या फ्लूइड में बिल्कुल भी नहीं मारिएगा। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया,
फ्रिक्शनल फोर्स एराइज, मतलब कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स क्यों एराइज होता है, तो आप लोग फिगर में देख रहे होंगे ड्यू टू सरफेस इरेगुलरिटी, मतलब सरफेस जो रहता है इसे उभर खबर रहता है, जिस कारण से आपका क्या रहता है, हम लोग का फ्रिक्शन डेवलप करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर होता है। तो दोस्तों अभी तक जितने फ्रिक्शन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे हम लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर लिए हैं। पिछले 5-6 साल में जितने प्रश्न पूछे गए थे फ्रिक्शन के सब यहीं से थे, तो आप लोग इसे जरूर क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी जो हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यदि यह 4 सब्जेक्टिव प्रश्न आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका एक भी प्रश्न और एक भी एमसीक्यू भी नहीं छूटेगा इस वीडियो के अलावा। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है डिफाइन फ्रिक्शन, आपको फ्रिक्शन का डिफिनीशन पता होना चाहिए। एंड सेकेंड बोले तो उसके टाइप्स, बोले तो ड्राई फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, तो इसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। प्रश्न नंबर 2 में देखिए आपसे बोला है राइट डाउन द 4 इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का इंजीनियरिंग एप्लीकेशन 4 को बताना है, 4 नंबर का रहेगा, लिख दीजिएगा, बहुत ईजी है। या फिर आपसे लॉ पूछा जा सकता है, इन दोनों में से कोई एक तो जरूर रहेगा। यदि ये रहेगा तो लॉ आपसे नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है डिराइव द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो अभी हम लोगों ने एमसीक्यू में सॉल्व किया था, तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, यह पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। यदि अभी भी इसमें डाउट है तो बोलिएगा, नेक्स्ट वीडियो इस पर सेपरेटली हम लोग कर देंगे। और एक न्यूमेरिकल आप लोग जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिला, तो 2-3 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लेंगे। न्यूमेरिकल का फ्रिक्शन बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करिएगा, हम लोग न्यूमेरिकल रिगार्डिंग जितने प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल आज तक पूछे गए एक उसका सेशन ही हम लोग कर लेंगे। तो ये रहे आपके फ्रिक्शन के 4 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और एमसीक्यू प्रश्नों को भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। यदि कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे जरूर सॉल्व करेंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।